ये कहानी है 13 मार्च 2026 की। पंजाब के बरनाला जिले की 66 साल के भूषण कुमार मित्तल सुबह से भरी धूप में सिर्फ एक एलपीजी सिलेंडर के लिए लाइन में लगे थे। घंटे बीतते गए और फिर कार्डियक अरेस्ट से उनकी वहीं लाइन में ही मौत हो गई। ये सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं है, ये कहानी है एक पूरे देश के संकट की और उसकी मानवीय कीमत की। तो चलिए, आज इस विश्लेषण में हम इसी एलपीजी संकट के पीछे की पूरी सच्चाई को समझते हैं। आखिर देश में गैस की असलियत क्या है और ये संकट कब तक चलेगा? देखिए, ये जो प्रॉब्लम है ना, ये किसी एक शहर या गांव की नहीं है। ये एक देशव्यापी संकट बन चुका है जिसका असर हर किसी पर पड़ रहा है। जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो वाकई चौंकाने वाली हैं। उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक सड़कों पर सैकड़ों लोगों की लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। ऑनलाइन सिस्टम तो बैठ चुके हैं और लोग इतने गुस्से में हैं कि ट्रकों के सामने लेट रहे हैं। कुछ जगहों पर तो सिलेंडरों की लूटपाट की भी खबरें हैं। और इसका असर सिर्फ घरों पर नहीं है, पूरी इकोनॉमी पर है। रेस्टोरेंट्स बंद हो रहे हैं, फूड डिलीवरी का काम लगभग ठप पड़ गया है। और देखिए, जब भी सप्लाई कम होती है और पैनिक बढ़ता है तो क्या होता है? एक ब्लैक मार्केट खड़ा हो जाता है। कुछ शहरों में एक कमर्शियल सिलेंडर जो ऑफिशियली करीब 1,000 रुपए का मिलता है, वो 6-6 हज़ार रुपए तक में बिक रहा है। ये लोगों की हताशा और बेबसी दिखाता है। तो एक तरफ तो ये ज़मीनी हकीकत है और दूसरी तरफ है सरकार के आधिकारिक बयान। और इन दोनों कहानियों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, जो इस संकट को और भी ज़्यादा कंफ्यूजिंग बना देता है। सोचिए, एक तरफ लोग परेशान हैं, लंबी कतारें हैं, ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, और दूसरी तरफ सरकार कह रही है कि कोई कमी नहीं है। ये सब तो कुछ लोगों की फैलाई हुई घबराहट है। सवाल ये है कि ये दोनों बातें एक साथ सच कैसे हो सकती हैं? और यही तो सबसे बड़ा सवाल है ना? अगर सब कुछ ठीक है तो फिर सरकार को अचानक दाम बढ़ाने की और राशनिंग लागू करने की जरूरत क्यों पड़ी? मतलब ये क्यों तय किया गया कि एक परिवार को अगला सिलेंडर 25 से 45 दिन बाद ही मिलेगा? सरकार के अपने ही कदम साफ साफ कमी की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो अब समझते हैं कि हम इस सिचुएशन में पहुंचे कैसे। इस संकट की जड़ें भारत के किचन में नहीं हैं, बल्कि हजारों किलोमीटर दूर एक बहुत ही पतले से समुद्री रास्ते में है। देखिए, भारत अपनी ज़रूरत का 60% एलपीजी विदेशों से इंपोर्ट करता है। ये बहुत बड़ी निर्भरता है। हम हर साल लगभग 3.1 करोड़ मीट्रिक टन एलपीजी इस्तेमाल करते हैं और इसका आधे से ज़्यादा हिस्सा बाहर से ही आता है। और हमारी सबसे बड़ी कमजोरी यहीं पर है। उस 60% इंपोर्टेड गैस का 90% हिस्सा ईरान और ओमान के बीच मौजूद सिर्फ 33 किलोमीटर चौड़े रास्ते स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज से आता है। और जब ईरान पर हमले के बाद ये रास्ता बंद हुआ तो भारत की आधी से ज्यादा सप्लाई एक ही झटके में रुक गई। और जो बात शायद सबसे ज्यादा डराने वाली है वो ये है कि हमारे पास इमरजेंसी के लिए कोई बड़ा बैकअप प्लान था ही नहीं। भारत का जो स्ट्रैटेजिक रिजर्व है ना, उसमें सिर्फ 14 लाख टन एलपीजी है। पता ये कितना है? ये पूरे देश की 48 घंटे की जरूरत भी पूरी नहीं कर सकता। सिर्फ 2 दिन हमारी सप्लाई चेन लगभग रियल टाइम इंपोर्ट पर ही चलती है। तो सवाल उठता है कि क्या इस संकट से बचा जा सकता था? सोर्स के विश्लेषण को देखें तो ऐसा लगता है कि कई चेतावनियों को नजरअंदाज किया गया, जिसकी वजह से ये संकट और भी गहरा हो गया। जनवरी से ही ये बात हवा में थी कि ईरान पर हमला हो सकता है और स्ट्रेट बंद हो सकता है। युद्ध से ठीक पहले भी एक्शन लेने का मौका था, लेकिन कथित तौर पर स्ट्रेट बंद होने के एक हफ्ते बाद तक कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। और जब एक्शन हुआ भी तो वो सप्लाई बढ़ाने पर कम और दाम और राशनिंग को कंट्रोल करने पर ज्यादा था। सोर्स का तर्क ये है कि ऐसे संकट में पहला कदम ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, लेकिन इसके बजाय जनता को ये कहा गया कि सब ठीक है, जिससे लोगों का भरोसा कम हुआ और घबराहट और ज्यादा बढ़ गई। तो अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं, आगे क्या होगा? ये संकट खत्म कब होगा? सोर्स के मुताबिक 4 संभावित रास्ते दिख रहे हैं। हर रास्ते में अपनी अपनी चुनौतियां हैं। युद्ध विराम होना मुश्किल लग रहा है। दूसरे रास्तों से जो सप्लाई आ रही है वो जरूरत के हिसाब से ऊंट के मुंह में जीरे जैसी है। स्ट्रेट का खुलना ईरान पर निर्भर करता है और ईरान के साथ कोई परमानेंट डील अभी तक नहीं हुई है। तो बॉटम लाइन ये है कि जब तक युद्ध खत्म नहीं होता और स्ट्रेट्स नहीं खुलता, गैस की कमी बनी रहेगी। एक रियलिस्टिक अनुमान यह है कि इसमें कम से कम 4 से 8 हफ्ते और लग सकते हैं। इस पूरी बड़ी तस्वीर को देखते हुए ये सोचना लाजमी है कि एक आम नागरिक के तौर पर आखिर क्या किया जा सकता है। तो यहाँ कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं जिन पर गौर किया जा सकता है।
अगर घर में बिजली की सप्लाई ठीक है तो इंडक्शन कुकर एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। जिन इलाकों में पीएनजी यानी पाइप्ड गैस की लाइन है, उसके लिए रजिस्टर करना एक उपाय है। कहीं ब्लैक मार्केटिंग दिखे तो उसकी शिकायत ज़रूर करनी चाहिए। और सबसे ज़रूरी बात, घबराकर ज़रूरत से ज़्यादा सिलेंडर जमा करने से बचना चाहिए। ऐसा करने से लाइनें और लंबी होती हैं और संकट गहराता है। लेकिन ये सारे समाधान तो शहरी इलाकों या उन लोगों के लिए हैं जिनके पास संसाधन हैं। उन लाखों करोड़ों लोगों का क्या जिनके पास ये विकल्प हैं ही नहीं? ग्रामीण भारत में जहां बिजली का कोई भरोसा नहीं है, रिपोर्ट्स के मुताबिक लाखों महिलाएं वापस मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाने को मजबूर हो रही हैं। उज्ज्वला योजना से जो सालों की प्रगति हुई थी, वो एक झटके में पीछे जाती दिख रही हैं। और आखिर में ये संकट सिर्फ गैस की कमी का नहीं है, ये उन लोगों की जिंदगी पर इसके असर का है जो सबसे ज्यादा कमजोर हैं। स्रोत के अनुसार ये संकट हमें याद दिलाता है कि नीतिगत नाकामी की कीमत हमेशा आम जनता को चुकानी पड़ती है, खासकर उन महिलाओं को जिन्हें बड़ी मुश्किल से चूल्हे के धुएं से आज़ादी मिली थी।